तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कि हमारा हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है। हमेशा बात की जाती है कि कोई ऐसा मटेरियल होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक आता है, लेकिन वो मटेरियल है कौन सा, वो कैरेक्टर्स, वो ट्रेट्स पेरेंट से बच्चे में कैसे पहुंचते हैं, वो सब इस यूनिट में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले बात की जाएगी न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड्स हो गए डीएनए और आरएनए। आरएनए और डीएनए को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की बात करूं तो डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो होता है स्टूडेंट्स, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। डबल हेलिकल मतलब ये देखिए, ये जो आपको यहां पर फिगर में देखने को मिल रहा है ना, डबल हेलिकल मतलब एक स्ट्रैंड यहां से आ रही है तो दूसरी स्ट्रैंड दूसरी तरफ से आ रही है, इसे कहा जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीऑक्सी राइबोस मतलब ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थोड़े कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब इसके अंदर काफी सारे मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स बोले तो काफी सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाइंड करते हैं। एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, सब आपस में बाइंड करेंगे और बनाएंगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जहां पर मैंने अभी आपको बताया डीएनए के बारे में। अच्छा, एक दूसरा भी तो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे कहा जाता है आरएनए। अगर आरएनए के बारे में बात की जाए तो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मतलब ये डीऑक्सी नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसके ठीक ऑपोजिट आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि अगर इस डीएनए को तोड़ दिया जाए तो वहां से निकलने वाला जो एक स्ट्रैंड होगा वो आरएनए बना सकता है। आरएनए भी होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें भी बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट जुड़े हुए होते हैं। और कौन से, देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जब हमने बात की, जब हमने डीएनए के बारे में बात की, तो वहां पर जो मोनोमर होता है वो कौन सा होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के अंदर जो मोनोमर प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में। देखिए आरएनए की डायग्राम आपको यहां पर देखने को मिल रही है, सिंगल स्ट्रैंड। अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा डीएनए की तरह, अगर आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, वहीं डीएनए में अगर इसको एक दूसरी स्ट्रैंड लगा दी जाए तो ये थोड़ा डीएनए को मैच करने लगेगा। ओके, तो यहां पर हमने न्यूक्लिक एसिड्स में पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, डीएनए में है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और आरएनए में प्रेजेंट है राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब सवाल ये आता है कि ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो तब बनेगा ना जब हमें पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में ज्ञान होगा। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली स्टूडेंट्स तीन चीजों से मिलके बनता है, तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनता है पेंटोस शुगर से मिलके, प्लस
उसमें जोड़ा जाए कोई फॉस्फेट का ग्रुप और उसके साथ कोई नाइट्रोजन का ग्रुप, पेंटोस प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजीनस बेस। अब इस बेस का मतलब वही वाली बेस है जिसे कहा जाता है एसिड बेसिस और सॉल्ट। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप है और यहां पर नाइट्रोजन अपनी बेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो पेंटोस शुगर है ये एक ऐसा शुगर होता है, पेंटोस, पेंट का मतलब होता है केमिस्ट्री में 5, तो इसका मतलब कि पेंटोस शुगर में 5 कार्बन के एटम्स देखने को मिलेंगे। और ये पेंटोस शुगर 2 किस्म का हो सकता है, एक होगा आपके पास राइबोस, एक होगा डिऑक्सी राइबोस। पेंटोस शुगर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है राइबोस, एक होता है डिऑक्सी राइबोस। ठीक है, अब मैंने कहा यहां पे 5 कार्बन के एटम होंगे, मतलब राइबोस में भी 5 कार्बन के एटम हैं और डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर में भी क्या है स्टूडेंट्स, 5 कार्बन के एटम्स। लेकिन बस दोनों शुगर्स में फर्क इतना है कि यहां पर राइबोस में आपको 5 कार्बन के साथ साथ 5 ऑक्सीजन भी देखने को मिलेंगे, जबकि डीऑक्सी राइबोस में आपको सिर्फ 3 ही ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे नजर डालें तो डीऑक्सी राइबोस शुगर ऐसा दिखता है और राइबोस जैसा ये राइट पे बना हुआ है इस तरीके का। देखिए जरा नजर डालते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप राइबोस के बारे में बात करो तो देखो यहां पर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब यहां पर आपके पास ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन डीऑक्सी राइबोस में अगर आप देखो तो यहां पर 1 2 3, सिर्फ 3 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं यहां पर। और यहां पर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था यहां पर डीऑक्सी राइबोस में ऑक्सीजन को हटा दिया गया है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिए यहां पर थोड़ी नंबरिंग गलत डाली हुई है, तो आप यहां पे ये लिख देना कि राइबोस में 5 होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के होते हैं 4 मॉलिक्यूल्स। ओके, जबकि डीऑक्सी राइबोस में सिर्फ 3 ऑक्सीजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन को जो यहां पे एक एक्स्ट्रा था उसको यहां पर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि डीएनए और आरएनए जिन न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं वो न्यूक्लियोटाइड में पाया क्या क्या जाता है। एक हमने पढ़ लिया पेंटोस शुगर। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप होता है एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट का ग्रुप। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की यही तो बैकबोन होती है। अगर आपके पास फॉस्फेट और पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ना हो तो आपका न्यूक्लियोटाइड कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि फॉस्फेट और पेंटोस शुगर दोनों को कहा जाता है बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट से बना है, 3 से। 2 हम पढ़ चुके हैं, एक है पेंटोस शुगर और एक है फॉस्फेट शुगर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजीनस बेस्ड। नाइट्रोजीनस बेस का मतलब सिंपल है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के साथ बेस लगी हुई है। नाइट्रोजीनस बेस 2 किस्म की हो सकती है, एक होती है पाइरिमिडीन, एक होती है प्यूरिन। नाइट्रोजीनस बेस में आपके पास 2 कंपाउंड आएंगे, एक पाइरिमिडीन एक प्यूरिन। पाइरिमिडीन जो होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर से मिलकर एक रिंग बनेगा, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा नीचे। और प्यूरिन जो होता है स्टूडेंट्स ये 9 मेंबर्ड रिंग होता है। ठीक है, अब आपके पास देखो नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट है और नाइट्रोजीनस बेस जो है, नाइट्रोजीनस बेस किस किस का बना है, नाइट्रोजीनस बेस में या तो आपको देखने को मिलेगा पाइरिमिडीन या तो मिलेगा प्यूरिन। अब इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
मतलब एरोमेटिक क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक मतलब कि काफी सारे सर्कुलर फॉर्म में इनके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। और एरोमेटिक का मतलब कि पिरिमिडीन और प्यूरिन की अपनी एक स्मेल होती है, एरोमा वही होता है ना, तो वहां से आ गया एरोमेटिक। पायरिमिडीन हमने पढ़ा कि ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है और प्यूरिन आपके पास 9 मेंबर्ड रिंग होता है। जो पायरिमिडीन होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। अभी हमें आगे पता लगेगा कि ये साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल है क्या। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। मतलब एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही नाइट्रोजिनस बेस हैं। जो कौन सी वाली नाइट्रोजिनस बेस है? प्यूरिन वाली, 9 मेंबर रिंग वाली। जबकि पिरिमिडीन में आपके पास क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं? साइटोसिन, थायमाइन और यूरासिल। अगर आप साइटोसिन और थायमीन, अगर आप पायरिमिडीन और प्यूरिन और पायरिमिडीन पे थोड़ी नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा कि साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन ये सारे आरएनए में भी प्रेजेंट होता है और डीएनए में भी प्रेजेंट होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड में भी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में भी है। लेकिन थायमीन की जहां तक बात हो रही है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और थायमीन की जगह पर आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरासिल। पायरिमिडीन जो डीएनए में, पायरिमिडीन जो आपको जो सिर्फ डीएनए में ही देखने को मिलता है वो कौन सा है? थायमीन। और ऐसा पायरिमिडीन जो थायमीन की जगह पर आरएनए में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है यूरासिल। तो इसको बस बच्चों आपको थियोरेटिकल बेसिस पे पॉइंट को समझना नहीं है। हर एक लाइन में कोई ना कोई एमसीक्यू छिपा है। जैसे यहां पर अभी मैंने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको ऊपर न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के बारे में बताया, मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बेस के बारे में बताया, बेस मतलब बैकबोन के बारे में बताया। मैंने आपको डीएनए, आरएनए के आपको फुल फॉर्म्स बताए, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या फिर मोनोमर है। तो हर एक लाइन को आपको ऑब्जेक्टिव वन डे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के बेसिस पे ही समझना है, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड में। इनफैक्ट न्यूक्लिक एसिड में एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, एक से काफी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जहां पर एक मोनोमर यूनिट दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ और बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है ये तो हमने जान लिया कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस का बना हुआ होता है। लेकिन ये नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपस में कंबाइन कैसे होते हैं? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसे नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर, इन दोनों को इकट्ठा मिलके कहा जाता है एडिनोसिन। नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोस शुगर को कहा जाता है एडिनोसिन, ठीक है। या इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड भी। देखो अभी न्यूक्लियोटाइड बनना है, अभी ये जस्ट हम एक साइड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि टाइड तो ये पूरा बनाएगा ना। अब वो बॉन्ड, जिस बॉन्ड से हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर जुड़े हुए होते हैं, इस बॉन्ड को कहा जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच का जो बॉन्ड है उसे कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक शुगर। अब बीच में है पेंटोस शुगर, बीच में क्या है? पेंटोस शुगर।
पेंटोस शुगर एक तरफ से जुड़ा है नाइट्रोजिनस बेस से एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब दूसरी तरफ हमारे पास प्रेजेंट होगा पेंटोस शुगर के साथ अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। एक तरफ से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से इसको फॉस्फेट के ग्रुप को भी साथ में लेके चलना है। तो फॉस्फेट के साथ पेंटोस शुगर का जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। बेसिकली अगर मैं आपको ये पूछूं कि बच्चों न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, तो आप बताएंगे कि यहां पर दो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं। एक तरफ से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक तरफ से फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब ये दोनों बॉन्ड्स जब प्रेजेंट होंगे तो तब हमारे पास क्या तैयार होगा? न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दैट इज यहां तक था ना एडिनोसाइन। एडिनोसाइन से लेके अगर आप फॉस्फेट को भी इकट्ठा करोगे, एडिनोसाइन से लेके फॉस्फेट तक का, देखो एडिनोसाइन आ गया सिर्फ यहां तक, लेकिन फॉस्फेट तो आगे भी है ना। इस एडिनोसाइड के साइन के साथ जब एक फॉस्फेट का ग्रुप मिल जाएगा तो इस पूरे का नाम बन जाएगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मतलब यही क्या हुआ? आपका न्यूक्लियोटाइड। तो देखा आपने कि कैसे न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, और वो 3 कंपोनेंट्स में आपके पास कैसे पेंटोस शुगर एक तरफ से बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजिनस बेस के साथ और एक तरफ से बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। फॉस्फेट ग्रुप वाला बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजनस बॉन्ड कहलाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन मतलब नाइट्रोजन वाला बॉन्ड है यहां पर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि आरएनए और डीएनए क्या है, इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, ठीक है। अब आपको फर्दर ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कि अब ये तो थी ना स्टूडेंट्स एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बारी, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, है ना, तभी तो बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तभी तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ेगा? देखिए, तो जो ये फॉस्फोरस यहां पर जो हमें यहां पर ये फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिल रहा था ना स्टूडेंट्स, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एक चेन बना देता है जहां पर वो जुड़ा हुआ होता है किसी नाइट्रोजन के साथ। मतलब यहां तक की चेन और यहां से आगे दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ चेन बनाई जाएगी। अब एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ना, इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड तैयार करना, इसे कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना स्टूडेंट्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसके 2 एंड्स होते हैं। एक होता है 5' एंड, एक होता है 3' एंड। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आरएनए और डीएनए के बारे में, जो बने हैं किससे? जो बने हैं न्यूक्लियोटाइड से। मतलब मान लीजिए ये आ गया डीएनए, तो डीएनए जो होता है स्टूडेंट्स, इसका एक वाला न्यूक्लियोटाइड आपको ये देखने को मिलेगा और ये आ गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें आपको 2 एंड्स देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है 5' एंड, एक को कहा जाता है 3' एंड। तो ये था आरएनए और डीएनए के बारे में। लेकिन अब डीएनए का अगर हमें असली स्ट्रक्चर समझना है कि डीएनए दिखता कैसा है, तो उसके लिए कुछ मॉडल्स प्रपोज किए गए होंगे। और आप सब ने एक मॉडल का नाम सुना हुआ होगा, जिस मॉडल को कहा जाता है, जिस मॉडल का नाम है स्टूडेंट्स वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए।
वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को कहा जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी। मतलब यही तो वो मॉडल है स्टूडेंट्स जिसने कहा था कि डीएनए कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जहां पर एक न्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ बाइंड होता है, ठीक है, जहां पर एक हेलिक्स दूसरे के साथ बाइंड होती है और बनाती है डीएनए का स्ट्रक्चर। इनफैक्ट वॉटसन एंड क्रिक का जो ये मॉडल था ना, अब ये वॉटसन एंड क्रिक एक इंसान नहीं है। वॉटसन का नाम है पूरा जिम वॉटसन, जबकि क्रिक का नाम है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक और जिम वॉटसन ने ये मॉडल तैयार किया जिसे कहा जाता है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये मॉडल कहता है कि जो डीएनए होता है ना, इसकी नाइट्रोजन बेसेस होती हैं और ये जो डीएनए के अंदर से जितना भी मटेरियल है ना स्टूडेंट्स, इसका सारा का सारा इंटीरियर जो होता है वो नाइट्रोजन से बना हुआ होता है और एक नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करता है हाइड्रोजन के साथ। एक नाइट्रोजीनस बेस दूसरे नाइट्रोजीनस बेस के साथ जो बॉन्ड बनाती है वो हाइड्रोजन बेस होता है। उन्होंने ये भी बताया, देखो अभी हम पीछे बात कर रहे थे एडेनिन, ग्वानिन, देन यूरासिल के बारे में बात कर रहे थे, हम साइटोसिन के बारे में बात कर रहे थे, हम थायमिन के बारे में बात कर रहे थे। क्या थे ये सब? ये सब थे आपके पास नाइट्रोजीनस बेस। तो हमारे पास एक तरफ प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन और एक तरफ प्रेजेंट होते हैं पायरिमिडीन। दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजीनस बेसेस। अब ये नाइट्रोजीनस बेस इस वाली नाइट्रोजीनस बेस के साथ जब बॉन्ड बनाएगी तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन की वजह से होगा, ठीक है। तो होता कुछ यूं है कि जो हमारे पास ये नाइट्रोजीनस बेसेस होती है ना, इसमें एडेनाइन बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ। ए का बॉन्ड हमेशा टी के साथ। एडेनाइन है क्या स्टूडेंट्स? ये एक प्यूरीन है। और थायमीन है क्या स्टूडेंट्स? थायमीन एक पायरिमिडीन है। एडेनिन, प्यूरिन और पायरिमिडीन दैट इज दोनों के दोनों नाइट्रोजीनस बेसेस का जो आपस में बॉन्ड होगा वो एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। नाइट्रोजीनस बेसेस का बॉन्ड बता रहे हैं यहां पर। दूसरी बात, अगर साइटोसिन और ग्वानिन के बारे में बात की जाए, साइटोसिन क्या होती है? जैसे थायमीन थी हमारे पास पायरिमिडीन, वैसे ही हमारे पास साइटोसिन भी होती है पायरिमिडीन। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाती है, लेकिन एक साइटोसिन, ये भी नाइट्रोजीनस बेस, ये भी नाइट्रोजीनस बेस, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये आप मुझे बताइए कि ये जो बॉन्ड साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, एक नाइट्रोजीनस बेस और दूसरी नाइट्रोजीनस बेस के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट्स। एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने जब पीछे बात की थी तो मैंने वहां पर साइटोसिन के साथ थायमाइन भी लिखा हुआ था और थायमीन के साथ साथ मैंने यूरासिल भी लिखा हुआ था, लेकिन अब जब मैं यहां पर डिस्कस कर रही हूं ये मॉडल, तो मैंने एडेनिन का बॉन्ड यूरासिल के साथ क्यों नहीं बताया? तो आप, आई होप कि आप लॉजिक जान ही चुके होंगे कि स्टूडेंट्स हम यहां पर डीएनए के मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। यूरासिल की जगह पर डीएनए में प्रेजेंट होता है थायमीन। ये जरूर याद रखना, यूरासिल कहां पर प्रेजेंट है, थायमीन कहां पर प्रेजेंट है, और एडेनाइन कहां पर प्रेजेंट है। एडेनाइन क्या होता है, ग्वानिन क्या होता है। एडेनाइन और थायमीन के बीच का बॉन्ड कैसा है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच का बॉन्ड कैसा है, ठीक है। एक जगह पे डबल बॉन्ड, एटी का बॉन्ड डबल बॉन्ड है जबकि सीजी का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। हम किसका मॉडल पढ़ रहे हैं? हम वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए का मॉडल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्दर आपको देखने को मिलेगा कि जो डीएनए की एक स्ट्रैंड होती है ना और इसकी जो दूसरी स्ट्रैंड होती है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, देखो
यहां पर आपको ये ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ऐसा होता है 3D स्ट्रक्चर, जहां पर एक स्ट्रैंड के बीच में दोनों, इनफैक्ट एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। मतलब डीएनए की एक स्ट्रैंड डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड को कभी बाइसेक्ट नहीं करती। ये एक 3D मॉडल है स्टूडेंट्स, इसे 2D मत समझना कि जहां पर ये क्रिस क्रॉस कर दिया, जहां पर ये वेट अ मिनट कि जहां पर ये क्रिस क्रॉस कर दिया तो वहां पर ये क्रॉस होते नहीं स्टूडेंट। से मान लीजिए एक रस्सी है बहुत दूर और ये रस्सी बहुत दूर है आपस में, लेकिन है आपस में लिपटी हुई, आपस में एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे है, बॉन्ड बनाए हुए हैं आपस में कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में एक एंटी पैरेलल एंड एक तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, और दूसरा ये कि दोनों ही स्ट्रैंड्स के बीच में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी क्या होती है कि देखिए, एक तरफ से डीएनए की स्ट्रैंड आ गई ऐसी, दूसरी तरफ से डीएनए की स्ट्रैंड आ गई ऐसी। मतलब कि अगर मान लो इसका एक एंड इस तरफ को जा रहा है ना, तो दूसरी तरफ से दूसरे का एंड इस तरफ को आ रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर मैंने बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इनके फ्री एंड्स प्रेजेंट होते हैं, 5' एंड और 3' एंड। मतलब एक एंड है 5'। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए, एक तरफ से ये आपको देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ से आपको ये वाली साइड देखने को मिल रही है। जो ये वाली साइड है, मान लीजिए इसका 5 इस साइड है, तो इसका जो 3 होगा वो कहीं यहां पर होगा। लेकिन जो इसके साथ वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली चेन चल रही है ना, इस साइड के लिए इसका 5 नहीं होगा, इस साइड के लिए तो प्रेजेंट होगा इसका 3। इसके 3 के साथ इसका 5 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है कि अगर इस वाली स्ट्रैंड का 5 से लेके 3 वाली साइड को जा रही है, तो दूसरी वाली स्ट्रैंड जो होगी वो 3 से 5 की तरफ आ रही होगी, ठीक है। एक और चीज आपको पता होना चाहिए, डीएनए कहां पर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन डीएनए की जो लेंथ होती है ना स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस की लेंथ से काफी ज्यादा होती है। न्यूक्लियस है इतना सा, लेकिन डीएनए तो बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। तो सवाल ये आता है यहां पर कि इतना ज्यादा लंबा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे बंध जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए एक बड़ी सी रस्सी है, उस बड़ी सी रस्सी को आपको अपने बैग में फिट करना है। कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, उस रस्सी को मोड़ देंगे। आप उस रस्सी को मोड़ के अपने बैग में, ये आ गया आपका पर्स, और इस पर्स के अंदर आपको क्या लगानी है? रस्सी लगानी है। तो आप क्या रस्सी को सीधा अपने बैग में डालेंगे? नहीं, आप इस रस्सी को मोड़ मोड़ के अपने बैग के अंदर लगा देंगे। बस इसी तरीके से जो डीएनए होता है, जो ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ये भी कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें, तो प्रोकैरियोट्स यानी कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिनका न्यूक्लियस का मटेरियल जस्ट ऐसे ही फैला हुआ रहता है, जिनका न्यूक्लियस का मटेरियल बस ऐसे फैला हुआ रहता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड में। अब सवाल ये आता है कि ये डीएनए तो एक रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर है ना, इस डीएनए को बाइंड करने में, रोक के रखने में, जकड़ के रखने में या बांध के रखने में कौन काम करता है? तो डीएनए को बांधने का काम होता है स्टूडेंट्स प्रोटीन्स का, क्योंकि डीएनए का खुद का चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटीन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये डीएनए का नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होता है, और प्रोकैरियोट्स में डीएनए
और डीएनए और प्रोटीन दोनों के दोनों कहां पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियोइड के अंदर। देखो, जब एक ट्रू न्यूक्लियस है तो उसे न्यूक्लियस कहा जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनके न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो बताइए जरा, ये डीएनए कहां पर प्रेजेंट होगा? एग्जैक्टली, अगर आपके दिमाग में आया न्यूक्लियस तो यू आर करेक्ट। ये डीएनए है जो, सॉरी, ये न्यूक्लियस है जो आपको सेल नहीं बनाया है, डायरेक्टली यहां पर आपको न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। तो न्यूक्लियस के अंदर देखो कितने सारे ये धागे 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 से आपको देखने को मिल रही है, ये खिचड़ी सी जो देखने को मिल रही है, ये सारा डीएनए है। लेकिन इस डीएनए को उस न्यूक्लियस के अंदर बांधने में मदद कौन करता है स्टूडेंट? यस, अगेन वो ही पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। लेकिन यहां पर जो प्रोटीन होते हैं यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, काफी ज्यादा टाइट प्रेजेंट होते हैं, और इन प्रोटीन्स को कहा जाता है हिस्टोन। क्या कहा जाता है? हिस्टोन। यानी कि जो प्रोटीन होता है ना, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, आपको यहां से समझ आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर, ये देखो, ये है हिस्टोन। हिस्टोन का मतलब प्रोटीन का प्रेजेंट होना 8-8 के ग्रुप में। मान लीजिए नीचे भी 4 बॉल्स रखी हुई हैं प्रोटीन्स की, और ऊपर भी इसके हमने क्या रखी हैं? 4 बॉल्स। क्योंकि प्रोटीन्स का खुद का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द से घेरा कौन बनाएगा? डीएनए। तो बिल्कुल इसी तरीके से हिस्टोन ऑक्टेमर जो होता है, दैट इज आपके प्रोटीन के ऊपर से प्रेजेंट होता है डीएनए, रैप्ड होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, ओके, तो हम यहां पर थे। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया होगा। आगे के बारे में बात करें तो ये जो न्यूक्लियोसोम होता है स्टूडेंट्स, कलर चूज करते हैं अच्छा सा। तो जो ये एक न्यूक्लियोसोम जो होता है, अब आप बोलेंगे ये न्यूक्लियोसोम क्या था? डीएनए का हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होना बनाता है न्यूक्लियोसोम। डीएनए का हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर से इस तरीके से प्रेजेंट होना क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, उसके अंदर 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, कैन यू इमेजिन कितने ज्यादा होंगे? ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट। अच्छा, न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, अब ये न्यूक्लियोसोम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? हमने शुरू की है डीएनए से। डीएनए खुद एक न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब ये डीएनए हिस्टोन ऑक्टेमर के इर्द गिर्द घेरा डाल के रहता है और ये स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो खुद कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन्स के अंदर। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे जहां पर मैंने बात की हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में, तो आपको पता होगा कि क्रोमेटिन हो गया न्यूक्लियस के अंदर वो धागे से प्रेजेंट, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? डीएनए। जरा इसको थोड़ा समय और ज्यादा आपको एक्सप्लेन, मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगी कि ये कैसे प्रेजेंट होता है। देखिए, ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमेटिन। ये क्रोमोसोम्स नहीं है, ये क्या है? क्रोमेटिन। मैंने आपको बताया था कि जब क्रोमेटिन्स इस तरीके से बाइंड हो जाते हैं, मतलब टाइट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं,
इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमोसोम। अदरवाइज जब वो डिवाइड नहीं हो रहे होते तो वो इसी तरह धागे की फॉर्म में प्रेजेंट होते, जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से धागे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, धागे से प्रेजेंट होते हैं। इन धागों के अंदर, मान लो ये धागा है स्टूडेंट्स, इन धागों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका न्यूक्लियोसोम। और उस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या? न्यूक्लियोसोम मतलब कि प्रोटीन प्लस डीएनए, मतलब कि क्रोमेटिन के अंदर सिर्फ डीएनए नहीं होता, डीएनए के साथ साथ वहां पर हिस्टोन ऑक्टेमर या प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सके मैं इस यूनिट को उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब क्रोमेटिन्स के बारे में बात कर दी तो बोलता है कि फॉर्म, बोलते क्रोमेटिन आपके पास कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट, मतलब ये जो धागे से मैंने बोला जो बाद में क्रोमोसोम्स बनेंगे, ये धागे से क्रोमेटिन जो होते हैं ये किस तरीके के पाए जाते हैं? बेस्ड ऑन की डीएनए की पैकेजिंग के बेसिस पे हम क्रोमेटिन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है यूक्रोमेटिन, एक को कहा जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। एक आ गया यूक्रोमेटिन, एक को कहा जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन वो वाला क्रोमेटिन है स्टूडेंट्स जो ज्यादातर यूकैरियोट्स और जो नॉर्मली पाया जाता है हर एक यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर। यहां पर डीएनए काफी ज्यादा लूज पाया जाता है, डीएनए लूज है और यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? देखो, अगर मैं सिंपल सरल भाषा में कहूं तो डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना स्टूडेंट्स, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो बताइएगा ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है यूक्रोमेटिन में। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन आगे वो क्रोमेटिन स्टूडेंट्स जो पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। यहां पर देखो यूक्रोमेटिन में डीएनए की पैकेजिंग काफी लूज थी, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए की पैकेजिंग काफी ज्यादा टाइट होती है। डीएनए की टाइट पैकेजिंग के कारण वो टूट नहीं पाते। जब तक डीएनए टूटेगा नहीं तो वो आरएनए कैसे बनाएगा? मतलब सिंगल स्ट्रैंड, जब तक वो डबल स्ट्रैंड खुलेगा नहीं तो आरएनए बनेगा कैसे? ओके, तो ये था किसके बारे में स्टूडेंट कि डीएनए क्या है, कहां पर प्रेजेंट है, यूकैरियोट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अच्छा, तो हम कहते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। लेकिन अभी तो हमने ये पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल या इनफैक्ट न्यूक्लिक, जो ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है डीएनए, एक को कहा जाता है आरएनए। अब डीएनए और आरएनए में से अब सबको पता होगा कि डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। अब इसकी खोज चलेगी कि दोनों में से, आरएनए और डीएनए में से कौन है जेनेटिक मटेरियल और कौन है। इसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक एक्सपेरिमेंट, जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इस चीज के लिए कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, देखो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन डीएनए जो है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए, इसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट का नाम आता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है ना, इस पे मतलब इन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल किया। एक तरफ से उन्होंने बैक्टीरियल या स्ट्रेप्टोकोकस वाला और दूसरी तरफ से उसको किस में डाला? रैट में डाला। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है मतलब वो ही बैक्टीरिया जो नमूनिया कॉज करता है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को डाला रैट की बॉडी में। बेसिकली वो देखना चाहते थे कि कौन सा है जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया के 2 स्ट्रैंड्स लिए। 2 स्ट्रैंड्स का मतलब
उन्होंने एक स्ट्रैंड लिया जिसे कहा जाता है स्मूथ स्ट्रैंड मतलब एस स्ट्रैंड, और एक को कहा जाता है आर स्ट्रैंड मतलब कि रफ स्ट्रैंड। स्मूथ स्ट्रैंड का मतलब हो गया, मान लीजिए कि ये है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया के बाहर से एक कवरिंग प्रेजेंट है, एक सुरक्षा कवच प्रेजेंट है, तो ये बन गया स्मूथ स्ट्रेन, जिसके बाहर से एक कोट प्रेजेंट होगा। किसका कोट स्टूडेंट? पॉलीसैकेराइड, एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग प्रेजेंट होगी कि बॉडी जितने मर्जी एंजाइम्स इसके ऊपर डाले इसको कुछ नहीं होगा, ये एस स्ट्रेन वैसे ही रहेगा। एक तरफ से उन्होंने डाला एस स्ट्रेन और दूसरी तरफ से उन्होंने बैक्टीरिया डाला आर स्ट्रेन वाला। आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया का मतलब स्टूडेंट्स कि डायरेक्टली बैक्टीरिया डाल दिया, रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला, उसके बाहर से कोई भी सुरक्षा कवच मौजूद नहीं था। तो अब उन्होंने क्या किया, जिनके ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि इन्होंने, देखो आपको ये पता लग गया कि ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई के बारे में नमूनाई बैक्टीरिया लिया, किसके अंदर? रैट के अंदर। अब रैट के अंदर जब उन्होंने ये बैक्टीरिया डाला तो उन्होंने क्या किया, देखो है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है, कॉज तो करेगा इन्फेक्शन रैट के अंदर। जब उन्होंने डाला कौन सा वाला बैक्टीरिया? लिविंग एस बैक्टीरिया जब उन्होंने डाला, दैट इज स्मूथ वाला बैक्टीरिया, जैसे ही डाला तो वैसे ही माउस की हो जाती है डेथ। ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया सुरक्षा कवच के साथ आया था, उसके ऊपर माउस की बॉडी का कोई भी एंटीबॉडी काम नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ से उन्होंने जब डाला आर स्ट्रेन सुरक्षा कवच के बिना वाला, तो माउस की बॉडी ने काफी सारी एंटीबॉडीज को जनरेट किया और इस बैक्टीरिया को वहीं पे खत्म कर दिया, मतलब माउस रहा जिंदा। अब उन्होंने क्या किया, डेड एस स्ट्रेन डाला, एक एस स्ट्रेन डाला जो मरा हुआ था। ठीक है, तो एस स्ट्रेन जो मरा हुआ था जब माउस की बॉडी में डाला, तो जब एस स्ट्रेन, जब बैक्टीरिया ही मरा हुआ है तो वो क्या ही माउस की बॉडी में, क्या ही रैट की बॉडी पे असर दिखाएगा, तो माउस तो जिंदा रहा। नेक्स्ट हम बात करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब फोर्थ फेज में डाला दोनों का मिक्सचर। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई की आर वाला स्ट्रेन भी डाला और उन्होंने एस वाला स्ट्रेन भी दोनों डाला, लेकिन बस फर्क इतना था कि आर वाला स्ट्रेन था लिविंग, एस वाला स्ट्रेन था डेड। अब होना क्या चाहिए, आर स्ट्रेन अगर लिविंग है तो ये होना चाहिए कि रफ वाला है तो उसके लिए तो माउस की बॉडी एंटीबॉडी स्क्रीट करेगी और उसको वहीं पे खत्म कर देगी, है ना। और डेड एस स्ट्रेन का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन टू हिज सरप्राइज स्टूडेंट्स, माउस की हो जाती है डेथ। इस केस में माउस की डेथ हो जाती है। देखिए ये जो ऊपर फिगर में दिखाया हुआ है वो ही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। एस स्ट्रेन डाला, माउस मर गया, आर स्ट्रेन डाला, माउस जिंदा रहा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो माउस तो भी जिंदा रहा। लेकिन जब एक तरफ से मरा हुआ एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन डाला तो वहां पर माउस फिर भी मर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि माउस की बॉडी में प्रेजेंट था एस स्ट्रेन। अब एस स्ट्रेन जब प्रेजेंट था स्टूडेंट, जब इसकी माउस की बॉडी में प्रेजेंट था एस स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन ने वापस से, मतलब एस स्ट्रेन वापस से जिंदा हो जाता है आर स्ट्रेन की मदद से। लेकिन ये कैसे हुआ, ये सारा का सारा मैकेनिज्म, ये आर स्ट्रेन वापस जिंदा कैसे हो गया? अभी तो हमने इसको मार के डाला था। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो ग्रिफिथ ने यहां से उन्होंने यहां से अनुमान लगाया कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो जरूर है, कोई ना कोई, उन्होंने वर्ड दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब वही हेरिडिटरी मटेरियल, वही जेनेटिक मटेरियल जिसने इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है, ठीक है, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर चली गई। हालांकि ये मरा हुआ था लेकिन आर स्ट्रेन ने इसको जिंदा कराने में मदद कराया, तो
तो इसका नाम दिया उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना स्टूडेंट्स, पता लगा कि ये तो डीएनए ही है। तो ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए ही है। इसके अलावा भी हर्शे चेज ने और बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।